Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. And you all know that we have been running a series of videos in which we have been giving you certain important questions in the form of guest paper, and I'm explaining them through literature and through literary criticism also. In today's video, I have come up with a concept of postmodernism, and regarding that I have prepared a video so that you can prepare so many good questions, so that you can this video can help you in elimination process also. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि इन द एंथोलॉजी मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म द डिबेट कंसर्निंग द एनलाइटनमेंट एंड द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्निटी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच थिंकर. अब यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं. पहला तो बुक का नाम मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म किसने लिखी है, और फिर उस दूसरा क्वेश्चन के उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर एनलाइटनमेंट का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट जो है मॉडर्निटी उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है. तो देखिए मॉडर्निटी की बात कार्ल मार्क्स ने तो बिल्कुल नहीं की है, तो ये एलिमिनेट हो गया. टी.एस. एलियट लग रहा है हमको क्योंकि वो मॉडर्न राइटर हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म की कोई बात नहीं की है तो ये भी चला गया. फिर उसके बाद इमैनुअल कांट ने मॉडर्निज्म की बात नहीं की है, उन्होंने केवल एनलाइटनमेंट की बात की है, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म की बात नहीं की है. सो वी कैन से दैट आंसर इज यूर्जन हैबरमास. इनका प्रोनाउंसिएशन यूर्जन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रेडी मैंने किया है. इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हैबरमास इज फेमस फॉर हिज ऐसे मॉडर्निटी एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट. देखिए 1980 में इसने एक ऐसे लिखा था और उन्होंने कहा था कि मॉडर्निटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और एनलाइटनमेंट का जो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम लोगों को रीजन, प्रोग्रेस, फ्रीडम, ट्रूथ, इस तरह की चीज़ें जो रैशनल कम्युनिकेशन यानी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को हमें कंटिन्यू करना चाहिए. अभी हमने मॉडर्निटी को अच्छी तरह से हासिल नहीं किया है. तो इस बुक का क्रिटिसिज्म लियोटार्ड ने किया था और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आता है. तो इस बुक को मेन तरीके से जब, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न का मतलब होता है, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट क्लू लाइक व्हाट पोस्ट मॉडर्निज्म इज. Postmodernism means you have already achieved the things which you wanted, but not fully in modernism. So let us move towards postmodernism. Now what were the agenda of modernism? उन्होंने कहा था कि भाई रीजन एक कॉन्सेप्ट है, एनलाइटनमेंट से लॉजिक आ गया, प्रोग्रेस आ गई, आप लोगों ने पेस्टिसाइड छिड़क दिए, फर्टिलाइजर्स छिड़क दिए, आपने फसलें उगा ली, आपको लगा कि हमने बहुत साहब ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिएट कर लिया, लेकिन आज कैंसर हो गया घर घर में, है ना. इसका मतलब है रीजन जब आप लगाते हो तो फेथ खत्म हो गया, लव खत्म हो गया. आप देखिए पुरानी पोएम्स में लव था, पुरानी फिल्मों में लव था, अब लव है ही नहीं. अब आप सब हम सब कैलकुलेटिव हो गए हैं. ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम फ्रीडम कहते थे, जितना ज़्यादा हमने फ्री होने की कोशिश की उतना ही हम कैद में हैं. जरा अंदाजा लगाइए कि जिसको हम फ्रीडम कहते हैं, आपको ताजुब होगा कि मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्यों क्वेश्चन करते हैं. भाई कहने को हमको घड़ी मिल गई, फोन मिल गया, हमारा टाइम कम हो गया, मतलब हमारा काम कम हो गया, लेकिन टाइम हमारे पास अब भी नहीं है. कहने को हम आज़ाद हैं लेकिन हम अपनी गाड़ी लेकर के कहीं नहीं जा सकते, जगह जगह पर हमको टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा. देखने में वो आसान लगता है, लेकिन फिलोसॉफिकली हमको क्या लग रहा है कि हम उल्टा हर तरह के बंधन में बनते जा रहे हैं. अब तो हम सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी आज़ाद नहीं है, सर्वेलेंस है, हमारी प्रिवेसी की धज्जियां उड़ गई हैं, है कि नहीं. यहां तक कि फोन में ऐसी चीज़ है कि आपने क्या सोचा वो पकड़ रहा है कि नहीं. लैंग्वेज के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन लैंग्वेज उल्टा हमें उलझा रही है. इसका मतलब है उन्होंने कहा कि चाहे वो रैशनल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो, ये एनलाइटनमेंट के प्रोजेक्ट्स थे और ये कंप्लीट नहीं हुए, इनको हम कंप्लीट करें. लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है कि ये हासिल हो गए, लेकिन तुमने फिर हासिल क्या कर लिया, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुए. इसका मतलब है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, आओ इनके ऊपर की चीज़ों को सोचें या वापस बैक में जाएं. ठीक है, तो लियोटार्ड का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है. इनका फुल नेम है जीन फ्रैंकोis लियोटार्ड. इनकी बुक का नाम है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन. उसका सब टाइटल एग्जाम में आता है अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज. ठीक है, फिर उसका पब्लिकेशन ईयर दे रखा है मैंने 1979, बहुत फेमस है. उसके बाद है आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. ये दूसरा इनका ये एक फेमस ऐसे है, आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. मेरा कहना मान करके आज आप इसको अपने अपने इंटरनेट पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जुटाइए, तो आपको पता चलेगा कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ रहे हैं. ठीक है, 1982 में पब्लिश हुआ. ये ऐसे अपेंडिक्स में ऐड किया गया. कौन सी बुक में? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1984, लेटर इंक्लूडेड इन मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म 1992.
ये भी आपको ध्यान रखना है, जो बुक अभी हमने पढ़ी थी। तो लियोटार्ड का सेंट्रल आइडिया क्या है, आओ हम इसको स्टडी करें। लियोटार्ड इज द फेमस नेम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट ग्रैंड यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशंस। ये जो आप बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस देते हो कि साहब एनलाइटनमेंट ने बहुत प्रोग्रेस दिया, मार्क्सिज्म ने हम लोगों को क्लास कॉन्शियस बना दिया, अब हम किसी की आइडियोलॉजी में नहीं आएंगे। उल्टा आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए नेहरू जी का क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए। नेहरू जी और मोदी को लेकर के काफी कंपैरिजन, आपको अच्छा सा आर्टिकल पढ़िए मेरा कहना मान के। नेहरू जी ने सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट और जो कुछ उस जमाने में पढ़ा था उन्होंने, उसको जब लागू कर दिया तो हमने इस 50 साल के ऊपर की जिंदगी में क्या देखा है। मेरे डैड जो थे वो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में थे, आए दिन हड़तालें होती थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपने व्यापार सीमित कर लिए क्योंकि उसमें मजदूरों के संगठन काम करने लगे मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म की वजह से। इस मार्क्सिज्म ने किसी भी देश को कभी भी तरक्की करने ही नहीं दिया। अब कम्युनिज्म की सरकार, कम्युनिस्ट सरकार केरल में है, एजुकेटेड तो है लेकिन फैक्ट्रियां कहां हैं वहां पे, क्या ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या हाल किया आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने टाटा का वो प्लांट लगने नहीं दिया, टाटा नैनो का, और अल्टीमेटली उसे सिंगूर में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि वहां वो जो माइंडसेट है वहां पे कम्युनिज्म का माइंडसेट है। अब जो सरकार आई है आप देखिए लगातार तरह तरह के पुल बनाने के प्रोजेक्ट पास हो गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्क्सिज्म को जब दुनिया ने देखा और 100 साल तक जब उसको अप्लाई किया तो उन्होंने पाया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। क्रिश्चियनिटी है, अब क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, आप देखिए कि ये जो धर्म है ये हमको अच्छा अच्छा सब कुछ पाठ पढ़ा देते हैं लेकिन हमारे मन की शांति तो हमारे पास अभी भी नहीं है ना। हम सब लोग भाग रहे हैं, यानी कि वहां पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन किया है। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब आज देखो पोस्ट ह्यूमनिज्म आ गया, अब मैं अगला वीडियो पोस्ट ह्यूमनिज्म पे बनाऊंगा, उसके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगातार हमारे नेट में पोस्ट ह्यूमनिज्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि साहब ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अब उनको बुद्धों को यह पता नहीं है कि ह्यूमन बीइंग सेंटर नहीं है, चिड़िया भी सेंटर है, बैक्टीरिया भी सेंटर है, जंगल भी सेंटर है, यहां तक कि एक छोटा सा तालाब भी सेंटर है, वो भी उसकी खुद की एक इकोलॉजी है, नदियां अपने आप में लाइव हैं। अब जब लोगों को यह समझ में आ रहा है तब वो कह रहे हैं कि अरे पीछे हटो, ये हमने क्या कर दिया। इसका मतलब है कि पोस्ट मॉडर्न, अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं ना, आज हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, हम कह रहे थे बाइनरी होती है साहब, केवल मेल और फीमेल दो ही होते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर है आपके सामने, 100% एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाय नेचर है वो। आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने साड़ी क्यों पहन रखी है। आप उसके मन में झांक के देखो, उसका वो अपने आप को पुरुष फील ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नेचर है। अब जाकर के क्वेयर थ्योरीज स्टडीज आई हैं, अब जाकर के एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की स्टडीज आई हैं, अब जाकर डिसेबल्ड की स्टडीज आई हैं, ये पोस्ट मॉडर्न स्टडीज हैं, ठीक है। यानी हमने इन सबको क्वेश्चन किया, मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को। तो इंस्टेड पोस्ट मॉडर्निज्म वैल्यूज प्लुरैलिटी, इसका मतलब है सिंगल होल नहीं है। तो कभी कभी आपको ताजुब होगा कि ये जो एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट आज नहीं कल आपकी जो जनरेशन आने वाली वो इसको समझेगी बहुत अच्छी तरीके से कि फौजें नहीं होनी चाहिए जिनको मेंटेन करने के लिए हम सारी उम्र कमा करके टैक्स देते रहे। पुलिस फोर्स हो सकती है। गांधी जी ने वर्ल्ड नेशन का एक कॉन्सेप्ट सोचा था। गांधी जी को 100% नंबर नहीं मिलते किसी भी चीज में, पर एज ए फिलोसफर वो एक थिंकर के तौर पर नंबर लेते हैं। तो प्लुरैलिटी होनी चाहिए। प्लुरैलिटी का मतलब क्या होता है, सबको जीने का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक छड़ी से सबको नहीं हाँक सकते, है ना। लोकल नैरेटिव्स इंपॉर्टेंट है। आपने क्या कह दिया कि साहब एक ही रामायण है, नहीं है एक रामायण, 500 रामायण है, देयर आर डिफरेंट वर्जन, जितने लोग उतने ही महाभारत के वर्जन आपको मिलेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब है आप एक थोप नहीं सकते कि नहीं साहब ये एक नैरेटिव है। फ्रेगमेंटेड नॉलेज, आप सब्जी बनाने को नॉलेज नहीं मानोगे, पापड़ बनाने को नॉलेज नहीं मानोगे। गांव की एक औरत को पता है कि ये चिड़िया ने यहाँ पे जमीन पर अंडे दिए तो बारिश इस बार कम होगी, या कि जामुन की फसल बम्पर हुई है इस बार तो इसका मतलब सूखा पड़ेगा। अब आज साइंस इस बारे में बात कर रही है कि हाइबरनेटेड स्टेट में जब पेड़ जाता है तो फल ज्यादा देता है, इसका मतलब है बम्पर क्रॉप हुई है अगर, खासतौर पर जामुन, क्योंकि उसकी जड़ें सबसे नीचे जाती हैं। इसका मतलब उनको पहले पता चल जाता है कि इस बार बारिश को लेकर गड़बड़ होगी। तो क्या वो नॉलेज नहीं है? आपकी यूनिवर्सिटी की नॉलेज ही नॉलेज है क्या? केवल एमबीए करके तुम नौकरियां कर रहे हो कहीं पर और तुम कह रहे हो कि हम नॉलेज है, तो उस बनिए का बही खाते का नॉलेज का क्या करोगे जो उसने ट्रेडिशनली सीखा है। अब जाकर के पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने इन सब चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया।
तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हु कॉइंड द फेमस फ्रेज इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। अच्छा, ये जो बड़े बड़े वादे मॉडर्निज्म ने किए हैं, एनलाइटनमेंट ने किए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेटा नैरेटिव्स। क्या बोलते हैं? और इनक्रेडुलिटी का मतलब होता है उन पे शक करना। तो किसने दिया है? जेक्स डेरिडा ने दिया है, मिशेल फूको ने दिया है, या कि जीन फ्रैंकोis लियोटार्ड ने दिया है, कि फ्रेडरिक जेम्सन ने दिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो फेमस फ्रेज है और ये लियोटार्ड इसका आंसर है। एक क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि द सबटाइटल ऑफ लियोटार्ड्स द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इज, तो रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये आपने अभी अभी सीख लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। फिर है अकॉर्डिंग टू हेबरमास मॉडर्निटी इज, अभी अभी आपने वो एक बुक अब उन्होंने क्या किया, आपको ऐसे का नाम ना पूछ करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो उनको लगता है कि जो मॉडर्निटी है वो क्या है, एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। इसका मतलब वो मॉडर्निटी के पक्ष में है, एनलाइटनमेंट के पक्ष में है, वो ऐसा कह रहे हैं कि वी शुड कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट एंड पीस, द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, प्रोग्रेस, रीजन, ideologies, these things are important. Which thinker defended the enlightenment project against postmodern critics? तो अभी अभी आपने इस चीज को पढ़ा है, इसका नाम है यूर्गन हेबरमास, जो कि मैंने आपको भी समझाया। अब आप बार बार ये नाम सुन रहे हो तो आपको काफी समझ में आ गया होगा। आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको 1982 इसकी डेट बताई है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा नैरेटिव अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझको, क्योंकि मेटा नैरेटिव क्या है? जो बातें एनलाइटनमेंट से की गई थी, क्या कि सब मार्क्सिज्म है वो आपको दुनिया में मजदूरों को उनका हक दिलवाएगा। देखिए कितनी गरीबी है चारों तरफ, कौन मजदूरों का हक दे रहा है? सरकारी नौकरी में फिर भी उसको कुछ हक सरकार दे रही है, लेकिन सरकारी नौकरियां तो 10% ही है, बाकी सब जगह जाके देखिए आप लोग, सब अपना बेनिफिट देखते हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को जाके देख लीजिए, उनका कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी मार्क्सिज्म ने हमारा कोई भला नहीं किया, आइडिया अच्छा था लेकिन ह्यूमन नेचर को समझे बिना ही आइडिया दे दिया। एनलाइटनमेंट का रैशनलिज्म का मतलब है तुम लॉजिक लगा रहे हो, इसको तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, यानी कि उन्होंने इसको मेटा नैरेटिव माना है, मार्क्सिज्म को मेटा नैरेटिव माना है, क्रिश्चियनिटी को मेटा नैरेटिव माना है। आंसर हो गया लोकल एंड प्लूरल नैरेटिव्स। अब उन्होंने उस वक्त लोकल नैरेटिव की बात नहीं की थी। लोकल नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई दलित राइटर है, अपने एरिया की कविता लिख रहा है ना, उसको मेटा नैरेटिव बोलते हैं, उसको लोकल नैरेटिव बोलते हैं। प्लूरल नैरेटिव का भी यही मतलब है कि 15 लोग हैं तो 15 तरह के सत्य हो सकते हैं, सबका अपना अपना सत्य है। और वो पहले वाले लोग क्या कहते थे, मॉडर्निटी वाले और एनलाइटनमेंट वाले, कि नहीं सब एक ही सत्य है। तो इसका आंसर हो गया लोकल एंड प्लूरल नैरेटिव। फिर है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा नॉलेज दिया है कि हैबरमास बिलीव्स दैट द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट ऑफ रीजन एंड प्रोग्रेस इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, और इसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए, जो मैं आपको स्टार्टिंग के पेज पे समझा चुका हूं। फिर लियोटार्ड ने आकर के हमें उस चीज को आर्ग्यू किया अपनी बुक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, जिसका सबटाइटल है रिपोर्ट ऑन नॉलेज, बार बार सुनने से याद हो रहा है आपको, 1979 में आई थी, दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। हम यकीन नहीं कर रहे हैं, हमारा इन मेटा नैरेटिव से विश्वास उठ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में while Habermas defended modernity, Lyotard celebrates plurality, fragmentation and local narrative। फिर Lyotard's grand narratives यानी मेटा नैरेटिव, सुपर नैरेटिव्स क्या होते हैं? According to Jean Francois Lyotard, modern society was dominated by grand narratives, large universal stories that claims to explain history, society, truth and human progress। हिस्ट्री के बारे में हमने कल वाले वीडियो में बात की है कि हिस्ट्री भी तो पैसे देके लिखवाई जा सकती है कि नहीं, डरा के लिखवाई जा सकती है। हिस्ट्री को आप कैसे मान लोगे कि वो सत्य है? हाउ कैन यू बिलीव दैट यू नो अ पर्टिकुलर ट्रूथ इज द ट्रूथ, बिकॉज योर ट्रूथ कैन नॉट बी माई ट्रूथ, ओके। एंड ह्यूमन प्रोग्रेस, व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट ह्यूमन प्रोग्रेस इज? डू यू थिंक दैट going and celebrating one's marriage in a very costly hotel is a hallmark of human progress, or feeling damn satisfied in a village is human progress? So you know, they are questioning these kind of things. Major narratives criticized by Lyotard, enlightenment narrative को उन्होंने criticize किया कि सब reason will lead humanity to progress and freedom, उन्होंने इसको question किया। narrative of scientific progress, science will eventually solve all human problems, आज हमारी सारी problems उल्टा साइंस ने बढ़ा दी है। अब देखिए पेट्रोल की जगह इथेनॉल डालना पड़ रहा है, चींटियां लग रही हैं मुझे तो हंसी आ रही है उस चीज़ पे। मैं देखूंगा मेरी कार में कब चींटियां लगेंगी, तब मुझे सब, मैं उस बात पे यकीन करूंगा। अभी तो केवल वीडियो देखा है।
यानी कि अब हमको घूम फिर करके बैलगाड़ियों पे एक दिन आना ही पड़ेगा, या सोलर चीज़ों को, या तो हम प्रोग्रेस करें। मैंने एक आज द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा था कि हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस अभी थोड़ी सी स्लो है। फिर क्रिश्चियन सैल्वेशन स्टोरी के साथ आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्रिश्चियनिटी ने प्रॉमिस किया लेकिन वो मिली नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री कल्मिनेट्स इन डिवाइन रिडेम्पशन, कि हमें गॉड मिल जाएंगे, मिले तो नहीं, क्वेश्चन किया। लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ ह्यूमनिज्म ही सब कुछ है, लेकिन फिर आपको बाद में पता चला कि नहीं, सब ऑटोनोमस और यूनिवर्सल चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया कि पेड़ भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम सड़क के बीच में आ रहे हो तो सड़क को घुमाओ, ना कि पेड़ को काटो। हीगलियन आइडियलिज्म है। अब ये हीगलियन आइडियलिज्म का डिटेल अभी देने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए आप मुझे अलग से कमेंट करें, मैं वीडियो बना दूंगा। कि हिस्ट्री अनफोल्ड्स अकॉर्डिंग टू अ रैशनल डायलैक्टिकल प्लान, कि हिस्ट्री प्रोग्रेस करती है, और डायलैक्टिकल का मतलब होता है दो डायलॉग्स, एक जना बोल रहा है, दूसरा जना भी बोल रहा है, तो उसका एक तीसरा पक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा तीन का भी पक्ष नहीं हो सकता है, 50 हिस्ट्रीज हो सकती है। नेशनलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिटी और मीनिंग का जो नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट है, आज वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में है, क्योंकि तुम लड़ लड़ करके नए नए नेशन बना दोगे। हमारे से निकले हुए लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, लैंग्वेज सेम, ड्रेसेस सेम, खान पान सेम, और कह रहे हैं कि हमारा नेशन अलग है। इसका मतलब है कि ये तो झगड़े की जड़ हो गई। आप और देखो, हम कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट फेल हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव मैंने आपको लेक्चर दे दिया ऑलरेडी। अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी दैट क्लेम्स टू एक्सप्लेन एंड लेजिटिमाइज ऑल नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। मेटा नैरेटिव का मतलब मानते कि नहीं साहब, ये एक ऐसा नैरेटिव है, ये एक ऐसी किताब है जो सब चीजें एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन वो आज अब सच साबित नहीं हो रहा है, यानी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये लोग ये कहते हैं। उनकी जगह वो बार बार क्या कह रहे हैं, लोकल नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं रह सकते? हमारे गाइड जब हम पीएचडी करते थे तो हमें ना, हमारे को ये चीजें समझ नहीं आती थी। हम बड़े अकड़ू टाइप के और बड़े आइडियोलॉग्स बन करके कई बार अपने टीचर्स से बहस करते थे कि नहीं साहब, पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, ये उस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं। तो हमारी गाइड कहती थी कि अरे भाई, तुम अपनी देवता की वो निकाल लो, क्या कहते हैं, शोभा यात्रा, और उधर से वो भी निकाल लें, और क्या जरूरत है एक दूसरे पे पत्थर फेंकने की? क्यों नहीं तुम लोग एक साथ रह सकते हो आराम से? इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए तो यूनिवर्सिटीज खुली हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग मल्टीपल पर्सपेक्टिव के साथ जी सकते हैं ना, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, नहीं साहब मेरा वर्जन करेक्ट है और तेरा वर्जन बेकार है। यानी कि गीता तो सही कह रही है और कुरान जो है वो सही नहीं कह रही है, क्योंकि गीता में बिल्कुल बाकायदा भगवान कह रहे हैं कि मार अपने भाई को, तो वायलेंस वहां भी है। जैनियों का अरिहंतानम जब हम पढ़ते हैं, पहली प्रार्थना किससे शुरू होती है? उनके भगवान का नाम है अरिहंत, यानी कि दुश्मन को मारना। जैनिज्म का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए क्या हो गया, अगर हम उसको लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि जो अहिंसा के पुजारी हैं उनका सबसे पहला वर्ड मुंह से जो निकलता है वो हिंसा का निकलता है, अरिहंत। इससे हमें पता चलता है कि हम अपने बारे में सोचें, हम देखें कि क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव लेकर के एक दूसरे को समझते हुए जी सकते हैं। डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्यों जानवरों को हम जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या ह्यूमन प्रोग्रेस है? क्या तुम बांध बना बना करके हर तरह की तरक्की कर लोगे? अल्टीमेटली सब सत्यानाश कर दोगे, ऐसा ये कहते हैं अपनी बुक्स के अंदर। और डिफरेंसेस हैं, एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो। आप सब साइलेंट कम्युनिकेशन होता है, अगर आप डिफरेंस करोगे तो आप हमेशा डिफरेंस करते रह जाओगे। फिर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रैंड नैरेटिव। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, एनलाइटमेंट, प्रोग्रेस, ग्रैंड नैरेटिव, मार्क्सिज्म, क्रिश्चियन सैल्वेशन, ये सब हैं, और लोकल नैरेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया लगता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अकॉर्डिंग टू लियोटार्ड, पोस्ट मॉडर्निज्म कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव। ये आपको रटवाने के लिए बार बार क्वेश्चन बनाए मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज सिनोनिमस विद ग्रैंड नैरेटिव, तो आपको पता है उसको मेटा नैरेटिव भी बोलते हैं। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, सुपर नैरेटिव, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, विच थिंकर डिफेंडेड द एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट अगेंस्ट लियोटार्ड। तो अभी अभी आपको हैबरमास का नाम बताया मैंने, तो यूर्जन हैबरमास का नाम आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में लियोटार्ड बोरोज फ्रॉम विटजेंस्टीन। अब ये लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि लियोटार्ड ने, विटजेंस्टीन एक लिंग्विस्ट हुए बच्चों, बहुत बड़े, लिख लो ये आपके लिंग्विस्टिक्स वाले यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने एक लैंग्वेज गेम दिया था। उन्होंने कहा था कि लियोटार्ड्स आइडिया ऑफ मल्टीपल ट्रूथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब ये लियोटार्ड को आइडिया आया कहां से कि मल्टीपल ट्रूथ होते हैं, जितने लोग हैं उतनी सच्चाइयां, क्योंकि सबकी अलग अलग भाषा है। आप एक जैसी भाषा रटवाने की कोशिश जरूर करते हो, लेकिन सबके वर्जन्स अलग अलग होते हैं। उसको उन्होंने लैंग्वेज गेम कहा, तो वहां से उन्होंने ये आइडिया ले लिया।
देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस लैंग्वेज गेम्स रेदर देन वन यूनिवर्सल ट्रूथ। आप हिंदी को थोप नहीं सकते, इसीलिए आपको इसको हिंदी इंपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है। अभी देखिए कई लोगों ने ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको क्वेश्चन किया है, हालांकि वो एक अलग तरह का पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेकिन आप एक लैंग्वेज से नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आपने एक लैंग्वेज को थोपा तो बहुत सारी डायलेक्ट्स मर जाएंगी। एक सेंटेंस आप हमेशा याद रखिएगा, एवरी 14 days अ लैंग्वेज डाइज। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको सर्च करो इंटरनेट पे, तो आप लोग मुझे शाबाशी दोगे कि सर ने हमें एक सेंटेंस बताया बहुत अच्छा। इंग्लिश की वजह से, उस ग्रैंड नैरेटिव को हमारे ऊपर थोपने की वजह से, और वो एक क्वेश्चन आया था कि इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज कैसे बनी, तो उसके ऑप्शंस में आंसर था तलवार की और बंदूक की वजह से। पावर से ही किसी लैंग्वेज को आप दूसरों के ऊपर थोप सकते हो। तो बाकी की लैंग्वेजेस, अब देखिए ना आज का जो स्टूडेंट है, ना हिंदी आ रही है, ना इंग्लिश आ रही है, ना पंजाबी आ रही है ढंग से, ना मारवाड़ी आ रही है। शुक्र करो जिन लोगों को गुजराती ढंग से आती है या जिन लोगों को मराठी बोलते हैं, लेकिन क्या वो उसका लिटरेचर समझते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं, उनको सीखने दो, उनको बढ़ने दो आगे। नॉलेज बिकम्स परफॉर्मेटिव। अब पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में लियोटार्ड ने क्या आर्ग्यू किया है कि मॉडर्न सोसाइटीज इंक्रीजिंगली वैल्यू नॉलेज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। अब मैं आपको अभी भी ये लेक्चर देके आया हूं कि देखो, धनिया काटना, एक चिड़िया को देख करके बता देना कि इसने यहां अंडे दिए तो बारिश कैसी होगी, है ना, जामुन की बंपर पैदावार हो गई है यानी कि सूखा पड़ेगा। अब ये जो नॉलेज है, क्या ये तुम नॉलेज नहीं मानोगे? तुम केवल अपने सैटेलाइट से, जो सैटेलाइट कह रहा है रोज बारिश आएगी बारिश आएगी, फेल तो हो गया तुम्हारा सैटेलाइट। कहने का मतलब है कि ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम एफिशिएंसी को ही नॉलेज मानोगे, उसी को मेरिट मानोगे जो दूसरे काम कर रहा है? अब देखिए चैट जीपीटी और ये जो एआई है वो आपको बेरोजगार करेगी आने वाले टाइम में। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अब सबको बाल काटने का काम, प्लम्बर का काम, ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि कमाने के लिए आपके पास साधन ही नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि अब तक तुम केवल ज्ञान को इंपॉर्टेंट मानते थे ना, अब जाके पता चलेगा कि कुम्हार का काम कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूरी है। क्यों एफिशिएंसी पर तुम नॉलेज को आंकते हो? क्यों तुम यूटिलिटी, हर चीज की यूटिलिटी होती है क्या कि यार मैं उस लड़की से शादी करूंगा मुझे क्या बेनिफिट होगा? अरे बेनिफिट के लिए शादी कर रहा है कि अपने इमोशंस की वजह से, कि तुझे देखते ही तेरे अंदर हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि वो लड़की तेरे को पसंद आ रही है। यूटिलिटी क्या है? व्हाट दिस नॉनसेंस यूटिलिटी के मैं ग्रेजुएशन क्यों करूं, मुझे क्या फायदा? अरे इसलिए कर क्योंकि तुझे पढ़ना है, तेरा एक दिमाग होना चाहिए वर्ल्ड को समझने के लिए, जहां हम रहते हैं उसके आसपास की चीजें हमारे समझ में आए, है ना। परफॉर्मेंस देना जरूरी है कि साहब, अब देखो ना तुम लोग, एक बच्चा किसी बड़े एग्जाम को पास किया, उसको कह रहे हैं कि उसको डांस करना नहीं आ रहा, देखो ये आईआईटी के एग्जाम के लिए क्लियर हुए हैं बच्चों ने और ये इनको तो डांस करना ही नहीं आ रहा है। अरे भाई तुम क्यों जज कर रहे हो उनको? वो सैटेलाइट भेजेंगे, वो नॉलेज क्रिएट करेंगे और तुम उनकी उस परफॉर्मेंस की जगह इस परफॉर्मेंस को देख रहे हो। और ट्रुथ पे मैं लेक्चर दे चुका हूं आपको, यानी कि उन्होंने परफॉर्मेंस को क्वेश्चन किया है। फिर बाद में हैबरमास वर्सेस लियोटार्ड का मैंने कंपैरिजन कर दिया है। हैबरमास ने कहा कि वो एनलाइटनमेंट को सपोर्ट करता है, ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मॉडर्निटी इनकम्प्लीट कहते हैं, ये कहते हैं मॉडर्निटी हैज फेल्ड। ये कहते हैं हैबरमास के यूनिवर्सल रीजन इंपॉर्टेंट होता है, ये कहते हैं प्लूरल ट्रूथ इंपॉर्टेंट होते हैं साहब। हैबरमास कहते हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, ये कहते हैं डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होने दो, सबके अपने अपने विचार होने दो, आपको जरूरी नहीं है कि सब एक मत होकर सोचें। ये जब आप गहराइयों से सीखते हो तब आप प्रोफेसर बनते हो कि सब एक क्लास में 5 लोग हैं और 5 अलग अलग बातें कर रहे हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब हमें खुश होना चाहिए कि अगले का पॉइंट ऑफ व्यू है। ज्यादातर टीचर मैंने देखा है अपने बात को सही मनवा करके वो खुश होते हैं, इसका मतलब वो बुद्धू टीचर है। उसको ये देखना चाहिए कि अगले का दिमाग है वो मान नहीं रहा है। अड़ियल बात अलग है, सीखने की कोशिश भी करे। बच्चे में भी इतनी अकल होनी चाहिए कि अच्छा सर आपकी बात मेरे समझ में आ रही है, कुछ कुछ मैं और स्टडी करूंगा, लेकिन दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब है कि डिफरेंस को सेलिब्रेट करें। लियोटार्ड्स 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी है? मेटा नैरेटिव यानी ग्रैंड नैरेटिव, लैंग्वेज गेम्स और इनक्रेडुलिटी। इन तीनों वर्ड्स को आपको याद रखना है। फिर लास्ट में मैंने हल्का सा फिर एक बार समरी किया कि जीन फ्रैंकॉइल लियोटार्ड इन द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में बुक पब्लिश हुई, argues that postmodernism is characterized by incredulity towards meta narrative. Grand narratives such as enlightenment, progress, Marxism, Christianity and humanism claim to explain the entire world through one universal truth, जो बाद में फेल हो गया। Lyotard rejects these totalizing explanation. ये totalitarianism का जो concept है, totalizing explanation है, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो लोकल नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं, वो प्लूरैलिटी को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंस को सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज गेम्स को सपोर्ट करते हैं।
ज्यादा लैंग्वेजेस होंगी तो ज्यादा ट्रूथ होंगे, उनको ऑल्टरनेट ट्रूथ्स बोला जाता है। विजयदान देथा हमारे राजस्थान के बहुत बड़े राइटर हैं, उनको राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। अब उनकी बुक के ऊपर पहली एक फिल्म बनी है। अब उसमें गडरिया जो है वो इस उन्नत समाज का, डेवलप्ड समाज की प्रॉब्लम को आकर के सॉल्व करता है। अब गडरिया इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर जो अपनी खुद की एक नॉलेज सिस्टम रखता है, जो स्कूल नहीं गया। अब उसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होना इस पूरी कहानी का एक मीनिंग देता है हमको, यानी कि वो अल्टरनेट नॉलेज सिस्टम है। आप एक ही नॉलेज सिस्टम ले रहे हो, एक जैसे शब्द दे रहे हो। अरे भाई, चौलाई की सब्जी खाकर के क्या बीमारी दूर होती है हमें पता है। जरूरी है पालक ही एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब है कि हर तरह के नॉलेज इंपॉर्टेंट है। केवल स्कूल गया और एक जैसी भाषा पढ़ करके जो तुम्हारे सिलेबस पे लगा दी गई उसी को हम नॉलेज नहीं कहते, ठीक है? वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। Lyotard rejects these हो गया, और therefore postmodernism replaces universal truth with diverse and fragmented perspectives। चलिए अब कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी तो नजर नहीं आ रही है? आपको लगता है कि मैं और डिटेल लेके आऊं, आपको और क्वेश्चंस दूं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।